नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उपचुनाव बाई इलेक्शन वैसे तो बड़े छोटे से होते हैं, ज़्यादा महत्व नहीं होता है। अक्सर ये होता है कि जो पार्टी प्रभावी हो या जो सत्ता में हो वो उपचुनाव जीतती है, तो उपचुनाव का महत्व ज़्यादा नहीं होता और लोगों का, मतदाताओं का रुझान भी या उनकी रुचि भी ज़्यादा नहीं होती उपचुनाव में, जब तक कि उपचुनाव ऐसा ना हो कि उससे सरकार बनने या गिरने का खतरा हो। तो ऐसे उपचुनाव हुए हैं जिन्होंने राजनीति की दिशा बदली है। मुझे याद आ रहा है 1974-75 का जबलपुर का बाई इलेक्शन लोकसभा सीट का। उस समय तक जनता पार्टी बनी नहीं थी, जेपी आंदोलन चल रहा था, जन मोर्चा बना था। पार्टियों ने मिलकर, विपक्षी दलों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था। जन मोर्चा के उम्मीदवार बने शरद यादव। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, छात्र राजनीति से आए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता को हरा दिया। यहाँ से कांग्रेस पार्टी का चुनावी पराभव शुरू हुआ। जेपी मूवमेंट का इलेक्टोरल इफेक्ट जो है यहाँ से शुरू हुआ और बाद में इमरजेंसी लगी, जनता पार्टी बनी, क्या हुआ वो सब इतिहास आपको मालूम है। उसके बाद को याद है 1984 में इलाहाबाद से, अब प्रयागराज है, इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन जीते थे हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर। और फिर जब बोफोर्स कांड का मामला आया, उसमें उनका नाम घसीटा जाने लगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया लोकसभा से। उसके लिए बाई इलेक्शन हुआ। वीपी सिंह वो चुनाव लड़े, वो लड़ना नहीं चाहते थे। उनको डर लग रहा था कि हार जाएंगे तो उनकी शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगी। कांग्रेस छोड़कर वो जनमोर्चा बना चुके थे। चौधरी देवीलाल ने उनको एक तरह से मजबूर किया। वो चुनाव जो है चौधरी देवीलाल और उनके साथियों ने लड़ाया वीपी सिंह को और वीपी सिंह जीत गए। वीर बहादुर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस की ओर से पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, लेकिन वो चुनाव हरा नहीं पाए वीपी सिंह को। और आपको मालूम है कि उसके बाद किस तरह से देश की राजनीति बदली। एक और उपचुनाव हुआ था, उससे देश की राजनीति में तुरंत तो कोई बदलाव नहीं आया। वो था गढ़वाल लोकसभा का उपचुनाव। हेमवती नंदन बहुगुणा 1980 में कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से जीते थे। कांग्रेस पार्टी छोड़ी उन्होंने तो इस लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। उस समय तक कोई दल बदल कानून नहीं था, मजबूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा लोगों ने मुझे कांग्रेस के सिंबल पर जिताकर भेजा है, मैंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, इसलिए इस सीट से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। बाई इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खुद प्रचार करने गई, हर असेंबली सेगमेंट में प्रचार करने गई। कांग्रेस के 6 चीफ मिनिस्टर स्टेट हेलीकॉप्टर लेकर प्रचार करते रहे 1.5-2 महीने तक। लेकिन एसएल शक्धर मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनकी ईमानदारी, उनको खबर मिली कि चुनाव में धांधली हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, उसका प्रमाण मिला और उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया। दोबारा हुआ, दोबारा धांधली हुई, उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया। और आखिर में जो है हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी की सारी ताकत को धता बताकर उपचुनाव जीते। वो अकेले थे, वो उस समय किसी पार्टी में नहीं थे। ये उपचुनाव बताते हैं, ये उपचुनाव दरअसल कई बार जनता इनके जरिए जो सबसे ताकतवर पार्टी होती है उसको संदेश देते हैं कि सत्ता के नशे में मत रहो, सत्ता के अहंकार में मत रहो, सत्ता आपकी जो है वो हमारी वजह से है। उसका असर गढ़वाल बाई इलेक्शन का असर तुरंत तो नहीं हुआ। शायद 1984 में इंदिरा गांधी जीवित रहती और चुनाव लड़ा गया होता उनके नेतृत्व में तो उसका असर दिखाई देता, लेकिन उनकी हत्या हो गई और सहानुभूति की लहर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और जीत कर आए 84 में, लेकिन उसका असर दिखाई दिया 1989 में। तो उसका भी असर था और वीपी सिंह का जो बाई इलेक्शन इलाहाबाद से जीतना था उसका भी असर था। तो ये जो गढ़वाल का बाई इलेक्शन था, ये भले ही 1980 में कांग्रेस की जीत हो गई हो, सरकार बन गई हो, उसने ये संदेश दिया कि कांग्रेस अब बहुत ही पोली ज़मीन पर खड़ी है। इंदिरा गांधी का वो प्रभाव, वो रुतबा नहीं रहा, वो जनाधार नहीं रहा जो इमरजेंसी से पहले तक था। लेकिन इस संदेश को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया नहीं। वो तो 1984 में अगर इंदिरा गांधी की हत्या न हुई होती तो देश की राजनीति का इतिहास अलग होता, लेकिन अब उसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं जिस उपचुनाव की बात करने जा रहा हूँ वो मेरा मानना है कि इस देश की राजनीति में एक मौलिक परिवर्तन लाने वाला है, बल्कि लाने का संकेत दे रहा, लाने की घोषणा कर रहा है।
और वो है पश्चिम बंगाल का फाल्ता विधानसभा का चुनाव। ये डायमंड हार्बर जो लोकसभा सीट है जिससे अभिषेक बनर्जी लोकसभा में हैं, उसके तहत आती है सीट। यहाँ से जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के खासम खास और ममता बनर्जी के विश्वस्त वो चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने दावा किया था कि मैं पुष्पा हूँ, पुष्पा झुकता नहीं। वो पुष्पा ऐसा झुका कि कहाँ झुक कर गायब हुआ, किस बिल में गया, कोई खोजे नहीं मिल रहा है। मतदान से 2 दिन पहले उसने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव से हट रहा हूँ। किस लिए? अब आप सुनिए जो तर्क दिया उसने। कहा मैं तो चुनाव लड़ रहा था फाल्ता से, फाल्ता के विकास के लिए। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो फाल्ता का विकास करेंगे, तो अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, तो मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर टीएमसी के अंदर बड़ा घमासान है। इस मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं आज टीएमसी में क्या हो रहा है इस मुद्दे पर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस उपचुनाव के परिणाम का जो गणित है, वोटों का गणित है, उस पर ध्यान दीजिए। उससे समझ में आएगा कि देश की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, जिसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। फाल्ता में कुल वोट हैं 2,04,445, लगभग 88% पोलिंग हुई। आमतौर पर उपचुनाव में इतना पोल नहीं होता है, इतने लोग वोट देने नहीं आते। लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई हारे कोई जीते, उस पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, राजनीति पर असर नहीं पड़ने वाला है। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी थी। बीजेपी 207 सीटें जीत चुकी थी। ये सीट हार भी जाती तो उसकी सरकार पर कोई असर नहीं आने वाला था, और टीएमसी ये जीत भी जाती तो उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला था, सिवाय इसके कि जो है वो अभिषेक बनर्जी दावा कर सकते थे डायमंड हार्बर जो फार्मूला है उनका वो बरकरार है। लेकिन वो भी जनता ने नहीं रहने दिया। जनता को मालूम था कि ये दावा करेंगे अभिषेक बनर्जी, उसको भी तोड़ दिया। लेकिन बात अभी और आगे जाती है। तो कुल वोट पड़े 88.5%, और ध्यान से सुनिए, हिंदू वोट पड़े 96.9%। मुझे कम से कम याद नहीं है कि किसी भी उपचुनाव छोड़िए, आम चुनाव या किसी भी चुनाव में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 96.9% मतलब लगभग 97% हिंदू मतदाताओं ने निकलकर वोट दिया हो। ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। लेकिन अभी आगे जो बताऊंगा, जो आंकड़ा बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये अभूतपूर्व ये नहीं है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले 1,48,999, और मुस्लिम वोट कितने परसेंट पड़ा? 72.9%। परसेंटेज टर्म में आज तक किसी भी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत, वोट देने वालों का प्रतिशत हिंदू मतदाताओं से कम रहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। हमेशा मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़कर वोट देते हैं, एकमुश्त वोट देते हैं। 80 से 90-95% तक पोलिंग होती है उनकी। ये पहला चुनाव देखा मैंने, ये उपचुनाव था जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत हिंदू मतदाताओं से कम था, और लगभग 24% कम। कोई आधा परसेंट 1% का अंतर नहीं है, 24% कम। ये अपने आप में दूसरी अभूतपूर्व घटना है। तो 72.9% पर मुस्लिम वोट पड़े कुल 60,446। लेफ्ट फ्रंट को मिले 40,433 वोट, कांग्रेस को मिले 10,075 वोट, टीएमसी को मिले 7,749 वोट। जमानत जब्त हो गई टीएमसी के कैंडिडेट की, पुष्पा की, जो कहता था कभी झुकूंगा नहीं। तो विपक्ष को मिले कुल मिलाकर 40,446 वोट, ठीक उतने ही जितने मुस्लिम वोट पड़े। इस चुनाव में पहली बार हिंदुओं ने टैक्टिकल वोटिंग की। हमेशा मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते थे। और फिर आपको याद दिला रहा हूं कि इस चुनाव पर सरकार बनने या गिरने का निर्णय निर्भर नहीं था। इससे केवल एक संदेश देना था, जो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने, खासतौर से फाल्ता के हिंदुओं ने दिया संदेश। तो ये मतदान पूरी तरह से धार्मिक मतदान था। पहली बार हिंदुओं ने अपने वोट की ताकत को पहचाना, और न केवल ताकत को पहचाना बल्कि उसका प्रयोग भी किया, और दिखाया पूरे देश को कि अगर हम एक हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। ये फाल्ता का उपचुनाव चेतावनी है उन दलों के लिए
जो जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि हिंदुओं को बांटना बहुत आसान है। हिंदू को बांटकर और मुसलमान को इकट्ठा करके हम चुनाव जीत सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। उनको ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि हिंदू वोटर, हिंदू मतदाता जाग चुका है अपने अधिकार के प्रति। उसको मालूम है कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो उसे क्या करना है। उसे फाल्ता का मॉडल अपनाना है, अधिक से अधिक संख्या में वोट देना है। तो ये जो फाल्ता में हुआ है, अब आप कल्पना कीजिए कि देश के अगर दूसरे हिस्सों में हो, इससे कम मात्रा में भी हो, तो अगले साल यानी 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है महत्वपूर्ण अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो पंजाब। उसके अलावा कई छोटे राज्य हैं, गोवा, मणिपुर, और बड़े राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप समझिए कि अगर हिंदुओं ने फाल्ता के मॉडल को अपनाया तो कौन सी पार्टी बचेगी जो भाजपा विरोधी है, जो सनातन विरोधी है। और इसमें मैं शामिल कर रहा हूं पंजाब को भी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अभी आप देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। 70% हिंदू है वहाँ पर। आप सोचिए, अगर 97% वोट पड़ता है, उसका 70% भी मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कौन रोक सकता है। फाल्ता से एक आवाज़ उठी है कि हिंदुओं एक हो जाओ। अगर अपने सनातन को बचाना है तो एकता ही एकमात्र रास्ता है, और एकता में जो ताकत है उसके सामने फिर दूसरी कोई ताकत नहीं टिकती है। मुसलमान एक हो जाएं, सर के बल खड़े हो जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन एक हुए हिंदुओं को, एकजुट हुए हिंदुओं को हराने की ताकत उनमें नहीं है। उन नेताओं में भी, पार्टियों में भी नहीं है जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति से ऊपर उठकर जैसे ही हिंदुत्व पर आता है हिंदू, फिर उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। वो सुनामी की तरह आता है जो फाल्ता में दिखाई दे रहा है, जो एक बड़े पैमाने पर आपको पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दिया, असम में भी दिखाई दिया। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आपको हिंदुओं की ये टैक्टिकल वोटिंग दिखाई देगी। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनको अपनी ताकत का पता चल गया है। हिंदू जाग गया है। जैसे हनुमान जी को उनकी ताकत की याद दिलानी पड़ती है, उनकी शक्ति की याद दिलानी पड़ती है कि वो कितने बलवान हैं, उसी तरह से हिंदुओं को भी याद दिलाना पड़ता है कि उनकी असली शक्ति क्या है। पहले पश्चिम बंगाल और असम ने और अब फाल्ता ने ये दिखा दिया है कि एकजुट हिंदू क्या कर सकता है। तो जितने दल हैं जातिवाद की राजनीति करने वाले, सनातन के विरोध की राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, उनको सोच लेना चाहिए कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं दिखाई देगा उन्हें। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।